हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम सीरीज़ किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। इस गेम सीरीज़ को डेवलप किया था जॉर्डन मैकनर ने, जो एक फ्रेंच अमेरिकन गेम डेवलपर हैं। उन्होंने प्रिंस ऑफ पर्शिया को सबसे पहले डेवलप किया था ईयर 1989 में एप्पल II कंप्यूटर के लिए। वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा। उसके बाद कहें तो सबसे ज़्यादा वाइड पॉपुलैरिटी प्रिंस ऑफ पर्शिया को जो मिली थी वो प्रिंस ऑफ पर्शिया सैंड्स ऑफ टाइम गेम के लिए मिली थी, जो PS2 के लिए रिलीज़ हुआ था। गेम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था और अगर प्रेजेंट डेट की बात करें तो 14 मिलियन यूनिट अभी तक उसके बिक चुके हैं। तो यूबीसॉफ्ट का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल गेम में से एक है। प्रिंस ऑफ पर्शिया सैंड्स ऑफ टाइम के सक्सेस के बाद वो यूबीसॉफ्ट ने इसका एक और सीक्वल निकाला, प्रिंस ऑफ पर्शिया वॉरियर विदिन। सैंड्स ऑफ टाइम के सक्सेस के बाद यूबीसॉफ्ट कुछ अलग ट्राई करना चाहता था प्रिंस ऑफ पर्शिया के साथ। उसने सबसे पहले वॉइस एक्टर को चेंज कर दिया। यूरी लोवेंटॉल जिन्होंने वॉइस एक्टिंग की थी सैंड्स ऑफ टाइम के लिए, उनकी जगह दूसरे वॉइस एक्टर को लाया गया और वॉरियर विदिन को थोड़ा डार्क और ग्रिटी बनाने की कोशिश की गई थी। और उसकी स्टोरी को भी कहें तो बेबीलोन से हटा के एक आइलैंड ऑफ टाइम में सेट किया गया। मूवी को बहुत ज़्यादा डार्क बनाया गया। इसकी जो BGM था उसमें भी हार्ड मेटल म्यूज़िक डाली गई। कॉम्बैट को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया और कहें तो टफनेस भी गेम की बहुत ज़्यादा थी। सैंड्स ऑफ टाइम की कंपैरिजन में टफ बहुत ज़्यादा गेम था। अब जो इन्होंने कहें तो ये तरीका चेंज कर दिया गेम का, उसका जो थीम चेंज कर दिया, उससे बहुत से लोग खुश नहीं हुए। यहाँ तक कि जॉर्डन मैकनर जो हैं, जो गेम डेवलपर हैं प्रिंस ऑफ पर्शिया के, उन्हें भी वॉरियर विदिन का चेंज ऑफ थीम उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। क्रिटिक्स ने भी इसको कहें तो मीडियम रिव्यू दिए थे, लेकिन ये जो गेम था वो ठीक ठाक सक्सेसफुल रहा था। लेकिन जितनी उम्मीद थी इनको सैंड्स ऑफ टाइम से सक्सेसफुल होने की, उतनी नहीं रही थी। लेकिन ताज्जुब की बात है, अगर आप प्रिंस ऑफ पर्शिया फैन से बात करें, किसी भी प्रिंस ऑफ पर्शिया फैन से, और उससे पूछें कि आपका फेवरेट प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम कौन है, तो मेजॉरिटी ऑफ लोग वॉरियर विदिन ही बताएंगे। लेकिन उस टाइम पता नहीं ऐसा क्या था कि क्रिटिक्स को ये गेम उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था। गेम भी ठीक ठाक कहें तो सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन सैंड्स ऑफ टाइम जितना सक्सेस इसमें नहीं था। तो यूबीसॉफ्ट समझ गया कि जो डार्क थीम हम प्रिंस ऑफ पर्शिया के साथ लेके चल रहे हैं, हमें इसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो सैंड्स ऑफ टाइम ट्रायलॉजी का जो लास्ट पार्ट था, द टू थ्रोन्स, उसमें यूबीसॉफ्ट ने कहें तो सैंड्स ऑफ टाइम और वॉरियर विदिन दोनों के ही एलिमेंट लेके चले थे। यानी एक बीच में इन्होंने बैलेंस बिठाने की कोशिश की थी। अब टू थ्रोन्स को अच्छे खासे रिव्यू मिले और गेम भी सक्सेसफुल रहा और सैंड्स ऑफ ट्रायोलॉजी कंप्लीट हो गई। अब सैंड्स ऑफ ट्रायोलॉजी कंप्लीट होने के बाद यूबीसॉफ्ट ने सोचा कि अब प्रिंस ऑफ पर्शिया के साथ आगे क्या किया जाए। तो सबसे पहले आपको पता होगा प्रिंस ऑफ पर्शिया असैसिन्स नाम का एक गेम लाया जा रहा था, जिसमें प्रिंस ऑफ पर्शिया का जो बॉडीगार्ड होता है वो अपने प्रिंस को बचाने के लिए लोगों को असैसिनेट यानी कि मारता होता है। लेकिन जो टॉप ब्रास थी यूबीसॉफ्ट की, यानी जो एग्जीक्यूटिव थे, उनको ये आइडिया समझ में नहीं आया, यानी ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि ये गेम प्रिंस ऑफ पर्शिया के बजाय उसके बॉडीगार्ड पर बेस्ड था। तो उन्होंने ये एसेसिन वाला पूरा झमेला हटा के एसेसिन क्रीड का एक अलग से गेम बना दिया और प्रिंस ऑफ पर्शिया सीरीज़ को 2008 में रिबूट करने की कोशिश की, प्रिंस ऑफ पर्शिया द घोस्ट फ्रॉम द पास्ट। अब इसमें प्रिंस ऑफ पर्शिया का पूरा हुलिया चेंज कर दिया गया था। इसमें सैंड्स ऑफ टाइम हटा दिए गए थे, टाइम रिवर्सिंग हटा दी गई थी, प्रिंस ऑफ पर्शिया को पूरा नया लुक दिया गया था। और इस गेम से उम्मीद थी अगर ये गेम सक्सेसफुल होता है तो इसकी भी ट्रायलॉजी एक किक स्टार्ट की जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये गेम जब रिलीज़ हुआ था तो ये ठीक ठाक सक्सेसफुल रहा था, लेकिन जितनी उम्मीद थी यूबीसॉफ्ट को, ये उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। और यहाँ तक कि असैसिन क्रीड, जो कहें तो एक नया IP था, उसने प्रिंस ऑफ पर्शिया से ज़्यादा सेल्स की थी। अब इन 2008 का जो प्रिंस ऑफ पर्शिया था उसके अनसक्सेसफुल होने के बहुत से रीज़न्स हैं। पहला रीज़न तो ये है कि इसमें डिफ़िकल्टी ना के बराबर है, यानी कि इसमें आपका प्लेयर मर ही नहीं सकता। जैसे ही आप कहें तो किसी क्लिफ से गिरेंगे तो जो साइड इसमें कैरेक्टर है एलिका, वो आपको बचा लेगी। और कॉम्बैट बहुत ज़्यादा ईजी है, ना इसमें वेपन अपग्रेड होते हैं। इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक अच्छा है, गेम इतना बुरा नहीं है, लेकिन इस गेम को आप देखेंगे आपको लगेगा ही नहीं कि ये प्रिंस ऑफ पर्शिया का गेम है। आपको लगेगा मैं कोई रैंडम दूसरा गेम खेल रहा हूँ। ईमानदारी से मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं प्रिंस ऑफ पर्शिया का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन ये गेम मैंने केवल एक बार खेला है। मैंने जब इसकी CD खरीदी थी अमेज़ॉन से, तो इसे गेम को खेला और मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, यानी कि मैंने दूसरी बार इस गेम को खेला ही नहीं। लेकिन अगर आप सैंड ऑफ टाइम, वॉरियर विदिन और टू थ्रोन की बात करें तो मैंने आए दिन दोबारा खेलता ही रहता हूँ। तो ये गेम जब सक्सेसफुल नहीं हुआ तो प्रिंस ऑफ पर्शिया के जो मेकर्स थे यूबीसॉफ्ट वाले, वो समझ गए कि ये प्रिंस ऑफ पर्शिया हमको पसंद नहीं आ रहा, हमें दोबारा रिटर्न होना पड़ेगा सैंड्स ऑफ टाइम की तरफ।
2010 का टाइम, जो प्रिंस ऑफ पर्शिया की मूवी रिलीज़ करने वाली थी डिज्नी। तो उस मौके का फ़ायदा उठा के यूबीसॉफ्ट ने कहें तो प्रिंस ऑफ पर्शिया को दोबारा रिटर्न किया अपने रूट्स में। तो प्रिंस ऑफ पर्शिया सैंड्स ऑफ टाइम और वॉरियर विदिन, इन दो गेम की जो टाइमलाइन है उसमें लगभग 8 साल का फ़र्क है। तो इन्होंने नया गेम बनाया प्रिंस ऑफ पर्शिया द फॉरगॉटन सैंड, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई कि इन 8 साल में प्रिंस ऑफ पर्शिया क्या कर रहा था। हालांकि आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन कायदे से देखा जाए तो ये गेम केवल और केवल एक कैश ग्रैब था। कैश ग्रैब मतलब जल्दी जल्दी पैसा कमाने के लिए यूबीसॉफ्ट ने ऐसा किया था, क्योंकि डिज्नी की मूवी रिलीज़ होने वाली थी और प्रिंस ऑफ पर्शिया का हाइप उस वक्त मीडिया में बहुत ज़्यादा बना हुआ था और लोगों का ये कहना था कि ये मूवी सक्सेसफुल तो होगी ही। तो इस हाइप का फ़ायदा उठाने के लिए यूबीसॉफ्ट ने ऐसा किया। प्रिंस ऑफ पर्शिया फॉरगॉटन सैंड्स का कहें तो 1.5-2 साल में ये गेम बन के तैयार हो गया था और ये गेम सैंड्स ऑफ टाइम की ट्रायोलॉजी के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा पुअर है अगर आपने खेला हो। सबसे बड़ी कमी इसकी थी इसके कॉम्बैट की। जब ये गेम मैं खेल रहा था फर्स्ट टाइम फॉरगॉटन सैंड्स, तो जब दुश्मन मुझे मारते थे तो मैं ये कंफ्यूज जाता था ये मेरा प्लेयर ब्लॉक क्यों नहीं कर रहा है। यानी जो सबसे बेसिक चीज़ है कॉम्बैट की, ब्लॉक, इसमें ब्लॉक ही नहीं है। इसकी कॉम्बैट बहुत ही घटिया है और कहें तो वेपन अपग्रेड भी इतना कुछ खास नहीं है और गेम बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा। यानी कि प्राइस की आप बात करो $60 उस टाइम प्राइस था जो हर गेम का होता था, उसके कंपैरिजन में इसका जो मतलब कि गेम प्ले जो है वो बहुत ही छोटा है। सबसे बड़ा प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम तो वॉरियर विदिन है, तो वॉरियर विदिन का आधा भी नहीं होगा ये गेम लेंथ में। और ठीक ऐसा नहीं कि गेम बहुत ज़्यादा बुरा है, गेम अच्छा है, लेकिन तब भी वो बात नहीं आ पाई जो सैंड्स ऑफ टाइम ट्रायोलॉजी में थी। यही प्रॉब्लम थी, ये गेम बहुत बड़ा फ्लॉप रहा था। ये बोला जाता है कि पहले मंथ की जो सेल थी वो केवल 1 लाख कॉपीज़ थी, यानी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था यूबीसॉफ्ट का। और दूसरी तरफ जो असैसिन क्रीड फ्रेंचाइज थी वो धड़ल्ले से एक के बाद एक गेम आ रहे थे और सब कहें तो धड़ाधड़ बिक रहे थे। असैसिन क्रीड बेइंतहा गेम बिका है यूबीसॉफ्ट का और अभी तक असैसिन क्रीड वलहल्ला जो है वो भी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट सेल गेमिंग में से एक है। तो इसीलिए यूबीसॉफ्ट समझ गए कि प्रिंस ऑफ पर्शिया की डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, इसीलिए उन्हें यूबीसॉफ्ट ने प्रिंस ऑफ पर्शिया को पूरी तरीके से डोरमेंट कर दिया। अब इस साल उम्मीद है कि हमें सैंड्स ऑफ टाइम रीमेक देखने को मिल सकता है। तो अब सवाल उठता है क्या प्रिंस ऑफ पर्शिया दोबारा अपनी खोई हुई पुरानी पॉपुलैरिटी हासिल कर सकता है? तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिबेटेबल है। अच्छा, गेमर्स की बात करें तो वो ज़्यादातर जो कंप्राइज करता है वो टीनेजर्स से करता है। अब टीनेजर्स वो फील नहीं समझ सकते प्रिंस ऑफ पर्शिया वाली जो हम लोगों ने समझी है। तो यूबीसॉफ्ट को अगर प्रिंस ऑफ पर्शिया को दोबारा सक्सेसफुल करना है तो उन्हें इन टीनेजर्स को कहें तो किसी तरीके से लुभाना होगा। अब टीनेजर्स को लुभाने का सबसे अच्छा तरीका है कि ग्राफिकली आप गेम को बहुत अच्छा बनाएं, क्योंकि आज की बात करें तो ग्राफिक्स ज़्यादा दिखता है। तो आजकल के टीनेज गेमर्स को अगर आपको इम्प्रेस करना है तो आपको ग्राफिक्स इंप्रूव करने पड़ेंगे। एक काम तो यूबीसॉफ्ट ने बहुत अच्छा किया कि इन्होंने सैंड्स ऑफ टाइम को चूज़ किया रीमेक के तौर पे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कहें तो हाईली रेटेड गेम है। तो सबसे पहली चीज़ यूबीसॉफ्ट को ग्राफिक्स अपने इंप्रूव करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़, आप सैंड्स ऑफ टाइम के साथ वॉरियर विदिन और टू थ्रोन्स का भी रीमेक लेके आएँ, क्योंकि सैंड्स ऑफ ट्रायोलॉजी जो है, सैंड्स ऑफ टाइम ट्रायोलॉजी, यही प्रिंस ऑफ पर्शिया की बेस्ट है। तो आप टीनेज गेमर जो है इनको आप प्रिंस ऑफ पर्शिया का बेस्ट दीजिए विद अच्छे ग्राफिक्स, उसके बाद ही आप प्रिंस ऑफ पर्शिया को रिबूट करने की कोशिश करिए। अब इस गेम को इंडिया में बनाया जा रहा है, लेकिन इंडिया के जो मोस्ट गेमर्स हैं वो हम एग्री करेंगे कि वो ख़रीदने के बजाय गेम को वो उसका क्रैक वर्जन या नेट से डाउनलोड करके खेलते हैं। तो ये बहुत ही कहें तो गलत चीज़ है। तो मैं इंडिया के जितने लोग हैं उनसे यही कहूँगा कि प्लीज़ आप इस गेम को लीगली ख़रीद के देखिएगा सैंड्स ऑफ टाइम को। और ये गेम अगर सक्सेसफुल होता है तो हमें और गेम ज़रूर मिलेंगे और वॉरियर विदिन तो लोगों को पसंद ज़रूर आएगा रीमेक ग्राफिक्स के साथ। तो सब जो है वो डिपेंड करता है सैंड्स ऑफ टाइम रीमेक पे। तो अगर एक गेम सक्सेसफुल होता है तो प्रिंस ऑफ पर्शिया ज़रूर अपनी खोई हुई पॉपुलैरिटी हासिल कर लेगा। तो गाइज़, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।